नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखना कि अभी तक आप जो भी सवालों का जवाब देते थे वो देख कर देते थे। मतलब आपको दिखता था कि मिरर इमेज है कि नहीं, आपको दिखता था कि पीसीसी अलग अलग है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं, सब देखकर हम लोग आंसर देते थे। अब जो चैप्टर शुरू होने वाला है ये लॉजिकल चैप्टर है। इसमें लॉजिक लगाना है और लॉजिक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाते हुए लॉजिक को पहले समझना है और उस लॉजिक को अप्लाई करना है सवालों में। एंड द न्यू चैप्टर नेम इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम लोग बोलते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से शुरू कर रहे। ओके, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है। हम लोग शुरू में जो लेते हैं उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवाया जाता है जिससे उसको कहते हैं रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट। हालांकि है तो ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट, बट वन रिएक्टेंट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड अनदर इज कॉल्ड रिएजेंट। बताएंगे कंडीशन। ये दोनों का रिएक्शन एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में होगा, इसलिए अक्सर रिएक्शन में देखोगे कि ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है एरो साइन पे, एंड फाइनली रिएक्शन करके क्या दे देगा? प्रोडक्ट्स। नाउ ये भी रिएक्टेंट, रिएजेंट भी रिएक्टेंट। लेकिन सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट आर दोज विच provides carbon in the product, which provides carbon in the product। प्रोडक्ट में जो कार्बन आया वो कहां से आया? जहां से आया उसी को सबस्ट्रेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम बोले कि CH3CH2Cl was reacted with NaOH and it forms, ये OH माइनस जाके अटैक मारा कार्बन पे, CH3CH2OH बन गया। ये हमारा प्रोडक्ट है अल्कोहल, Cl हटके OH लग गया। अब हम देखेंगे इस प्रोडक्ट में ये कार्बन कहां से आया, तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट में कार्बन यहां से आया है, देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट में कार्बन एक से ज्यादा जगह से आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम बोले CH3C डबल बॉन्डेड OOH एसिड, एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्ट्स टू फॉर्म एस्टर। एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्ट्स टू फॉर्म एस्टर। हम कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे, रिएक्शन लिख दे रहे हैं और वो डेफिनेशन समझाने का कोशिश कर रहे। अब ये हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। ऑब्वियसली ये तीनों कार्बन यहां से भी आया है, यहां से भी आया है। व्हेन बोथ ऑफ देम आर कार्बन डोनर, कार्बन प्रोवाइडर, वी कैन कॉल एनी वन एज सबस्ट्रेट एंड other as reagent। We can call any one of them as substrate and other as reagent when both of them are carbon provider। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड कार्बन प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट में तो वही कार्बन प्रोवाइडर को ही सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, ये रिएजेंट को अटैकिंग रिएजेंट भी कहा जाता है। ये रिएजेंट जब सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो सबस्ट्रेट में बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं। वो टूटे हुए बॉन्ड के वजह से हम लोग को कुछ इंटरमीडिएट्स मिलता है जो वापस रिकंबाइन करके हमें क्या देगा? प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट साइड में बॉन्ड का टूटना
It is called bond fission. Bond fission. And bond fission are of two types. The first category, heterolytic bond fission. हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और दूसरे को और बोलते हैं होमोलाइटिक। तो पहले हम लोग हेट्रोलाइटिक देख रहे। मान लीजिए एक बॉन्ड है ए बॉन्डेड टू बी, लेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। बीच में है बॉन्ड पेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना हुआ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। यदि ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार टूटा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ए अलग हो गया और बी भी अलग हो गया, लेकिन बी के पास दो इलेक्ट्रॉन आया है, ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज लोन पेयर। यहां तक क्लियर है? अब मैं लगाऊंगा चार्ज। ए का एक ही इलेक्ट्रॉन था यहां पर, यदि ये दोनों लेके भाग गया तो ए का लॉस कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, ए प्लस। और बी ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना था पहले से, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के वजह से इस पे आया माइनस। मैं हमेशा नेगेटिव चार्ज पे दो डॉट बनाऊंगा, यही समझाने के लिए इतना मैं बोल रहा हूं। दिस विल बी रेड एज नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। यह बताता है कि एटम पे एक नेगेटिव चार्ज भी है और एटम पे लोन पेयर भी है। तुम मेरे को अक्सर देखोगे लिखते हुए इस प्रकार OH माइनस, Cl माइनस, R माइनस। तो कंफ्यूज मत होना कि वो जो दो डॉट है वो क्या है, व्हाट इज दैट? वो लोन पेयर है। इसे सिंपली इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि द एटम हैज नेगेटिव चार्ज एज वेल एज लोन पेयर भी। क्लियर है? ओके। So when the bond breaks into cation and anion, it is called heterolytic. Now, this fission is supported in polar solvent. पोलर सॉल्वेंट में ये जो टूटने का तरीका है अक्सर देखने को मिलता है, हाईली सपोर्टेड होता है। व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट? आप कुछ नहीं इमेजिन करना, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पे प्लस और एक एंड पे माइनस है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, देयरफॉर इट विल हैव डाइपोल मोमेंट, और जिसके पास डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा पोलर होता है। Therefore पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। जैसे ही A प्लस सॉल्यूशन में आया, इसको सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से। कौन सा एंड? नेगेटिव वाला एंड सॉल्वेंट का। क्यों आया इसके पास? अट्रैक्शन के वजह से, और कोई कारण नहीं। अट्रैक्शन के वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसको घेर लिया। प्लस को कौन सा एंड घेर लिया? नेगेटिव। सिमिलरली बी माइनस जो बना है इसको भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेगा। कौन सा एंड घिरेगा? पॉजिटिव वाला पार्ट घिरेगा। Getting surrounded by the solvent molecule, getting surrounded by the solvent molecule due to attraction is called solvation. क्या कहते हैं?
व्हाट इज सॉल्वेशन? एक लाइन में, अरे गेटिंग सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू अट्रैक्शन इज कॉल्ड सॉल्वेशन। एंड रिमेंबर, सॉल्वेशन क्यों हुआ? अट्रैक्शन के वजह से। अट्रैक्शन के कारण एनर्जी घटता है और स्टेबिलिटी। देयरफॉर सॉल्वेशन ऑलवेज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। ये प्रकृति, नेचर का नियम है कि कोई भी चीज स्टेबिलिटी की ओर ना अपने आप जाना चाहता है। मतलब उसमें हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप चला जाएगा उस स्टेबिलिटी की ओर। लेकिन अनस्टेबिलिटी की ओर भेजने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आखिर ये बॉन्ड का टूटना ऐसे क्यों संभव हुआ? क्योंकि उसको फाइनली क्या मिल रहा है? स्टेबिलिटी। इसलिए ये बॉन्ड कटायन और अनायन में टूटने का कोशिश इसलिए करता है क्योंकि फाइनली सॉल्वेशन से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कोई अगर बोले व्हाई हेटेरोलिसिस इज हाईली सपोर्टेड इन पोलर सॉल्वेंट, एक लाइन में आंसर, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन। क्लियर है? सॉल्वेशन क्लियर है? द सेकेंड पार्ट, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, सेम बॉन्ड, ए बॉन्डेड टू बी, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था, ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था। यदि ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार टूटे कि बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तब भी ए और बी अलग अलग हो जाएंगे और ए के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा, बी के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा। बता, क्या कोई चार्ज आएगा? क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया? Such species are called free radicals and they are neutral species. They are, when the bond breaks into free radical, then it is called homolysis, homolytic bond fission. And when the bond breaks as cation and anion, heterolysis, heterolytic bond fission. This is highly supported in gaseous state at high temperature or in non-polar solvent. Non-polar solvent. क्यों भाई? क्योंकि यदि मैं पोलर में ले लिया तो वो हमेशा कटायन और अनायन में ब्रेक करने का कोशिश करेगा। यदि चाहते हो कि रेडिकल बने तो पोलर शब्द हटा दो, या तो सॉल्वेंट ही मत लो, गैसियस स्टेट, और अगर सॉल्वेंट ले भी रहे हो तो नॉन पोलर वाला लो ताकि सॉल्वेशन ना हो पाए। इसलिए कटायन कभी भी बॉन्ड कटायन और अनायन में जाने का टेंडेंसी नहीं रखेगा। क्लियर है बात? बता, हमें पता है कि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी की आवश्यकता होती है। किस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता अधिक होगी, होमोलिसिस में कि हेटेरोलिसिस में? किसमें एनर्जी की आवश्यकता अधिक? किसमें? हेटेरोलिसिस में होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर heterolysis greater than homolysis because more energy is required to separate opposite charges. हमें पता है कि कटायन और अनायन बनता है, तो कटायन और अनायन तो पहले तो आपस में चिपके हुए होंगे, तो जब तक सेपरेट नहीं होगा तब तक इफेक्टिवली बॉन्ड टूटा नहीं। तो कटायन और अनायन को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू टू न्यूट्रल पार्टिकल्स।
न्यूट्रल पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से सेपरेट हो जाएगा, लेकिन कटायन और एनायन को सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हेटेरोलिसिस में बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर देन होमोलिसिस। अब जितना जल्दी हो सके छापो, समझ के। कोई भी चीज कॉपी पे बिना समझे नहीं लिखना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इट इज हाईली लॉजिकल चैप्टर। सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग चलेगा इस चैप्टर में, कोई इमेज और कोई एनेंशियोमर नहीं दिखने वाला। Okay, the next is reaction reagents. रिएक्शन रिएजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। देखिए, हाँ चलो ठीक, कोई भी रिएजेंट सबस्ट्रेट के पास क्यों जाता है? Obviously everything happens due to attraction. जब अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, तभी तो वो उसको अप्रोच कर रहा है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं कि अटैकिंग रिएजेंट माने वो अटैक करेगा। अरे भाई क्यों करेगा? कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए होगा ना वहां से। हमेशा अट्रैक्शन के वजह से ही कोलिजन होगा दो रिएक्टेंट्स के बीच में, और तब जाके नया बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा ड्यू टू अट्रैक्शन। आप ऐसे समझिएगा। तो रिएक्शन रिएजेंट बहुत प्रकार के होते हैं। पहला, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। अब तुम खुद सोचो कि किस टाइप का स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लाइक करेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है वही तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा चाहेगा ना। या उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का कमी भी है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ भागेगा, अट्रैक्ट होगा। यस और नो? सो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, they are electron loving species because they are electron deficient species. They are electron deficient species. कितने इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उनके पास? They are 2 electron deficient always. They are 2 electron deficient always. Always have tendency to gain a pair of electron, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हमेशा उनका टेंडेंसी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिले, गेन करें, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला स्पीशीज हमेशा लिविस एसिड कहलाता है बेटा। मतलब ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड। बेसिकली दे आर आइदर 0 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 0 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज होता है इन जनरल। 0 इलेक्ट्रॉन वाला है तो वो हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन वाला है तो वो हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा
ड्यूप्लेट ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल कंडीशन और कुछ भी नहीं होता है। अब देख, जहां भी ये टक्कर मारेगा, अटैक करेगा, वहां से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अटैक किया और 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, वो लेके जाने देगा क्या सामने वाला? अगर उसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाओ तो वो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो भाई सबसे बढ़िया बात क्या है, आओ 2 इलेक्ट्रॉन लो लेकिन हमारे साथ ही रहो, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑलवेज दे विल फॉर्म अ बॉन्ड बाई गेनिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां टकराएगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन जरूर गेन करेगा, लेकिन उसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्डिंग, ताकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैटेगरी, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इनकंप्लीट ऑक्टेट। पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनकंप्लीट ऑक्टेट। पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनकंप्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल, H प्लस, F प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, RCH2 प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, एटसेट्रा। गौर से देखोगे तुम्हें समझ में आएगा। H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। Therefore they are 0 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा। ये सारे हेलोजन प्लस के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 6। यहां से लेकर यहां तक सभी के सभी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं और हमेशा इनका टेंडेंसी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। दे ऑल आर लिविस एसिड ऑल्सो, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? अब इसी कैटेगरी में एक 2 पॉइंट समझना। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस अल्कली मेटल का कटायन, या Ca2 प्लस, Mg2 प्लस एटसेट्रा अल्कलाइन अर्थ मेटल का कटायन, भले इनके पास प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है, दे आर नेवर एन इलेक्ट्रोफाइल। भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। कारण, क्योंकि ये अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है, हाईली स्टेबल हो चुका है, सभी के सभी NH2 NP6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो भले इनके पास पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इनके पास कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी नहीं होता। दूसरी बात, H3O प्लस, NH4 प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। भले ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। हाइड्रोनियम, अमोनियम, कारण HOHH एक लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अमोनियम में नाइट्रोजन 4 ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। भले कटायनिक स्पीशीज है बट दे आर नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। बट दिस टू, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है। और वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? H प्लस। ये H प्लस के सोर्स होते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। ये H प्लस के सोर्स होते हैं, इनको रिएक्शन में लिया ही जाता है जहां H प्लस की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि H3O प्लस को लोगे, ये तुरंत H प्लस देकर खुद को वाटर बना लेगा।
अमोनियम को अगर लोगे तो ये खुद तुरंत ही H प्लस देकर अपने को अमोनिया बना लेता है, देयरफॉर इट इज अ सोर्स ऑफ H प्लस आयन। तो इतनी बात कैटेगरी 1 वाला इलेक्ट्रोफाइल में ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट शेल, कॉपी करो, साथ ही साथ कॉपी करने का कोशिश करो। मैडम आप भी कॉपी कीजिए, मुस्कुराना नहीं है बैठ के। अच्छा हाथ तो ऐसे हो गया है, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल में ही सेकंड कैटेगरी, न्यूट्रल बट इनकम्प्लीट शेल। न्यूट्रल बट इनकम्प्लीट शेल, वहां भी इनकम्प्लीट शेल था लेकिन पॉजिटिव चार्ज था। यहां इनकम्प्लीट शेल है, 6 इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा, या वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा लेकिन न्यूट्रल होगा। वेरी कॉमन एग्जांपल, बोरॉन के हैलाइड्स BCl3, कितना इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? कितना इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? 3 इलेक्ट्रॉन है, हैं? 5 है बोरॉन के पास अभी इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया रे अल्टीमेट आदमी है? थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना शुरू करो, अभी भी समय है। इनऑर्गेनिक ऐसा थोड़ी कि इनऑर्गेनिक नहीं हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने चल रहा है ना, तो एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ? तो बॉन्डिंग में क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। और 11वीं में क्या हुआ था इनऑर्गेनिक में? 11वीं में इनऑर्गेनिक में क्या हुआ था? तीन बॉन्ड, 3 Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास अभी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। AlCl3, कितना इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के पास? 3 Cl के साथ बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पक्का एक एक ऑर्बिटल इन लोग के पास खाली है, कंप्लीट शेल नहीं है और न्यूट्रल है। ये दोनों तो बहुत ही कॉमन लिविस एसिड होते हैं यार, बहुत ही कॉमन लिविस एसिड। BCl3, AlCl3, FeCl3, SnCl2, ZnCl2, ये सब एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में। चलो मैं आपको दिखाकर बता रहा हूं कि कैसे ये एल्युमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। मान लो ये AlCl3 है और इसके सामने कोई भी हैलाइड आ गया, हैलाइड, हम लोग बोलते हैं लिविस एसिड आर वेरी गुड हैलाइड एब्स्ट्रक्टर, जहां टकराता वहां से हैलाइड निकाल लेता है एक। ये हैलाइड जैसे ही आएगा इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये हैलाइड का लोन पेयर को गेन कर लेगा, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर को गेन कर लेगा और तुरंत बन जाएगा AlCl4 माइनस। आखिर एल्युमिनियम क्लोराइड ने किया क्या? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। गौर से देखना, इस नेगेटिव के ऊपर मैंने 2 आंख नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन एल्युमिनियम के पास लोन पेयर, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सेइंग नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर एंड सिंपली नेगेटिव चार्ज। अभी से ये अंतर समझते हुए आगे बढ़ो। तीसरा कैटेगरी, न्यूट्रल
कंप्लीट शेल, बट एक्सपेंडेबल। न्यूट्रल है, शेल भी भरा हुआ है, लेकिन एक्सपेंडेबल है। क्या होता है एक्सपेंडेबल? क्या होता है एक्सपेंडेबल? नाइट्रोजन NCl3 बनाता लेकिन NCl5 नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई d ऑर्बिटल खाली, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता। लेकिन उसी का अपना परिवार वाला फास्फोरस फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का फास्फोरस कैन फॉर्म PCl3 एज वेल एज PCl5। वाई? क्योंकि फास्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है और वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है अपने वैलेंस शेल में। तो जब भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की क्षमता हो किसी एटम के पास, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। क्लियर? इस कैटेगरी में PCl3, PCl5, SF4, SF6, SnCl4, ये सब ऐसे स्पीशीज हैं जो न्यूट्रल हैं। इनका शेल भी भरा हुआ है, फिर भी वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से एक दो हैलाइड और भी गेन कर सकता है। ये जैसे ऊपर मैंने हैलाइड का गेन दिखाया, वैसे ये भी हैलाइड को गेन कर सकता। दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। लास्ट कैटेगरी, न्यूट्रल, कंप्लीट शेल। कंप्लीट शेल, नॉन एक्सपेंडेबल। तो ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि अब ये कहां इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा भाई। एक तो न्यूट्रल है, शेल भी भरा हुआ है और नॉन एक्सपेंडेबल है। तो ऐसे स्पीशीज अपना एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़कर खाली ऑर्बिटल जनरेट करता है। ऐसे स्पीशीज अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने के बाद खाली ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट करता है और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाले को ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल देख, दो ही एग्जाम्पल है इसमें कॉमन, CO2 और SO3, जिसमें CO2 का मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड पीरियड वाला है, तो कोई उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो नॉन एक्सपेंडेबल। फिर भी आया कार्बन नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर लेकर। R पे नेगेटिव माने कार्बन पे नेगेटिव, अल्काइल है ना ये, कार्बन के ऊपर नेगेटिव लोन पेयर लेकर आया। जैसे ही ये अप्रोच करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ लेता है और पाई इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाता? ऑक्सीजन पे। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6। एक ऑर्बिटल खाली, जिसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करा। गेन करने के बाद RC डबल बॉन्डेड OO माइनस, जिसको हम लोग H+ देके बना लेते हैं RC डबल OH। वेरी छोटा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका। हम ये नहीं पढ़ा रहे रिएक्शन, मेरे को सिंपली ये बता कि इसका क्या रोल था। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा कि नहीं करा? इलेक्ट्रॉन गेन किया कि नहीं? इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब 4 कैटेगरी का इलेक्ट्रोफाइल बताए, तुम मेरे को ये बताओ कि कौन से कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन गेन करने का ताकत, टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में और सबसे कम किस में? सबसे ज्यादा किस में? तो ऑब्वियसली ये वाला। एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे, इसी इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी।
tendency to gain electron. Category 1 greater than, category 2 greater than, category 3 लास्ट में, category 4 इसका तो टेंडेंसी बिल्कुल ही नहीं था ना गेन करने का, क्योंकि ना एक्सपेंडेबल है ना उसको ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो फिर क्यों गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? समझ में आ रहा? तो टेंडेंसी सबसे कम यहां, टेंडेंसी सबसे ज्यादा वहां। किसका? ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बोलिए कौन सा? ये फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन है अभी? जैसे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, वैसे फास्फोरस पे भी एक लोन पेयर। कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर नहीं पूछ रहे, 5 इलेक्ट्रॉन है। अल्टीमेट आदमी 5 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका 3s2 3p6 भरा हुआ है, लेकिन 3d कंप्लीटली खाली। इसके सामने भी Cl माइनस आएगा ना, तो ये PCl4 माइनस बनाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, यही बताया गया है। क्या हुआ मेरे साथ? हमको जाने दो ना। गजब कर रहे। Okay. The next reaction reagent is called, लिखो लिखो, the next reaction reagent is called nucleophiles. So nucleophiles are basically nucleus loving species. न्यूक्लियस माने प्लस लविंग स्पीशीज। तुम खुद ही सोचो कि कौन सा स्पीशीज प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव। या यूं सोचेंगे कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है, इलेक्ट्रॉन रिचर है, वो इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशीज ही तो प्लस के तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, है कि नहीं? इसलिए सबसे पहला चीज कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन्स रिचर स्पीशीज। Their octet and duplet are complete.
देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट आर कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के लिए यूज होता है। देयर ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट आर कंप्लीट, दे आर इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशीज। तीसरा, they have tendency to donate a pair of electron, therefore they all are Lewis bases, लिविस एसिड कौन होता? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। लिविस बेस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। अब इसमें भी 2 कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल। पहला, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। एग्जाम्पल के तौर पे H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, SH माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, RNH माइनस, RS माइनस, Cn माइनस, RC डबल बॉन्डेड OO माइनस, एटसेट्रा। हर स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी, क्योंकि लोन पेयर होगा तभी तो डोनेट करेंगे। नेगेटिव चार्ज कोई डोनेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो डोनेट करता है। तो नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर होना जरूरी है फॉर न्यूक्लियोफाइल। और देख, हाइड्राइड 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट, और यहां पर जितने उसके बाद सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसमें भी याद रखना एक पॉइंट नेगेटिव वाले में कि LiAlH4 एंड NaBH4, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, बेसिकली दे आर अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, and that nucleophile is basically हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड डोनर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे AlH4 था माइनस, ये तुरंत एक हाइड्राइड रिलीज करके AlH3 बन जाएगा। सो दे आर हाइड्राइड डोनर्स, दे बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज H माइनस। दूसरा, न्यूट्रल। ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास ऐसा एटम हो जिस पर लोन पेयर हो, सब न्यूक्लियोफाइल होता है। दोबारा सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास एक भी एटम हो जिस पे लोन पेयर है, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। बस लोन पेयर का होना जरूरी है, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर न्यूट्रल है लेकिन न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर, H2S, एल्कोहल, इथर, अमोनिया, अमीन्स, एसिड्स,
ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास एटम हो और उस एटम पे लोन पेयर हो, it will always behave like nucleophile. They all are nucleophiles, etc. तुम्हारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इधर, तुम फोटो भी खींच रही, लिख भी रही, तब भी कंप्लीट नहीं हो रहा। नहीं, समझते समझते लिखना भी है, क्योंकि अब क्लास 12th में हो, 10th और 11th वाला बात नहीं है कि एक बार देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर लिखेंगे, तो फिर ऑर्गेनिक कंप्लीट कब करेंगे? फिर से ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी? अगेन इट रिप्रेजेंट अ टेंडेंसी फॉर व्हाट? डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका टेंडेंसी होगा लोन पेयर डोनेट करने का ज्यादा? नेगेटिव चार्ज वाले का कि न्यूट्रल वाले का? नेगेटिव चार्ज वाले का टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसलिए कैटेगरी 1 ग्रेटर देन कैटेगरी 2। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट अमोनिया बीइंग न्यूट्रल इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन कार्बोक्साइलेट आयन। अमोनिया भले न्यूट्रल है, कार्बोक्साइलेट RCOO- को क्या बोलते? कार्बोक्साइलेट अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है, फिर भी अमोनिया ज्यादा स्ट्रांग होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के मामला में। तो इसको अभी से याद में रखिएगा, रिएक्शन में भी काम में आएगा। चलो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।